नमस्कार। आज हम भीष्म साहनी की एक बहुत ही कह सकते हैं प्रसिद्ध कहानी साग मीट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर कहानी का मूल पाठ है, तो उसी के आधार पर चलेंगे। देखिए, इस कहानी में ना एक घर की रोजमर्रा की जो बातचीत होती है, उसी के बहाने मानवीय रिश्तों, सामाजिक दरारों और नैतिक दुविधाओं पर बहुत गहरी नजर डाली गई है। हमारा मकसद यही है कि कहानी के जो किरदार हैं, खासकर कथावाचक और जग्गा, उनके जरिए जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आते हैं, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और साग मीट सिर्फ एक घटना का बयान नहीं है, ये उस दौर के मतलब उच्च मध्यम वर्ग की जो मानसिकता थी ना, उसका एक तरह से एक्सरे है। साहनी जी ने बड़ी बड़ी सहजता से दिखाया है कि कैसे वो आरामदेह जिंदगी और नैतिक जिम्मेदारियों के बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। कहानी खुलती ही है एक बहुत साधारण सी घरेलू बातचीत से। कथावाचक अपनी सहेली कमला से बात कर रही है और बातों बातों में ही साग मीट का जिक्र आता है। और साग मीट का नाम आते ही उसे याद आता है अपना पुराना नौकर जग्गा। वो कहती है, हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था, उसके हाथ में बड़ा रस था। बस यहीं से कहानी का फोकस जग्गा पर चला जाता है। और यहीं से कथावाचक का जो चरित्र है वो भी परत दर परत खुलने लगता है। एक तरफ तो वो जग्गा की पाक कला की तारीफ कर रही है ना, उसकी वफादारी को याद कर रही है, लेकिन अगले ही पल जो मौजूदा नौकर हैं उन पर शक भी जता रही है। कौन जाने मुँह हमें डालडा खिलाते हों और खुद अच्छा घी हड़प जाते हों। ये एक अजीब सा मतलब दोहरापन है ना? हाँ, ये दोहरापन तो पूरी कहानी में नजर आता है। वो जग्गा को बड़ा नेक आदमी, बड़ा नमक हलाल घर का आदमी बताती है, और मालिक यानी उसके पति, उनका रवैया भी कुछ ऐसा ही था। उसे नौकर नहीं, घर का हिस्सा मानते थे, जग्गा की जरूरतें पूरी करते थे, उसकी शादी करवाई। मालिक तो कहते भी थे, ये हमें साग मीट खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा दूंगा। बिल्कुल। लेकिन इसी घर का आदमी समझने के पीछे भी एक महीन सी रेखा है। कथावाचक जग्गा के भोलेपन का जिक्र करती है, जैसे जंगल से हिरन पकड़ लाए हों, और उसके घर से जो मोह था उसका भी। पर सोचने वाली बात तब आती है जब वो इस मोह की तुलना सीधे अपने पालतू कुत्ते जैकी, उसके मोह से करती हैं। वो कुत्ता जो मालिक की गाड़ी के नीचे आकर मर गया था। और फिर कहती हैं, ये मोह बहुत बुरी चीज है। अरे, ये तुलना तो सचमुच चौंकाने वाली है। क्या इसका मतलब ये है कि अनजाने में ही सही, मालिक और मालकिन के लिए जग्गा की वफादारी और मोह वो बस एक पालतू जानवर के स्नेह जैसा था? उसकी इंसानियत कहीं कहीं पीछे छूट गई। हाँ, ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। स्नेह तो दिखता है, पर क्या वो बराबरी का सम्मान है? शायद नहीं। वफादारी को इनाम मिलता है, पर मानवीय गरिमा की जगह कहाँ है, ये थोड़ा धुंधला सा है। और इसी वफादारी की बुनियाद पर वो विश्वास टिका था जो कथावाचक को अब के नौकरों में बिल्कुल नहीं दिखता। सही बात है। वो याद करती है कि जग्गा के होते हुए तो उसकी जेवरों की पिटारी भी बाहर पड़ी रहती थी, लेकिन अब हरे राम, मैंने सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए हैं। फिर मनसा नाम के नौकर की चोरी का किस्सा सुनाकर वो अपने आज के अविश्वास को जैसे सही भी ठहराती है। लगता है जैसे जग्गा एक अपवाद था, मालिक नौकर के रिश्ते में ईमानदारी का एक प्रतीक। लेकिन यही एक और गहरा सवाल उठता है, क्या जग्गा की यही जो असाधारण वफादारी थी और मालिक के प्रति उसका वो हद से ज्यादा समर्पण, क्या वही आखिर में उसकी तबाही का कारण बना? क्या व्यवस्था ऐसे लोगों को संभाल नहीं पाती या बचा नहीं पाती? हाँ, ये सवाल तो मन में घूमता रहता है, खासकर जब हम कथावाचक की अपनी दुनिया देखते हैं। पूरी बातचीत के दौरान आप देखिए, वो बार बार अपनी सेहत की समस्याओं पर लौट आती है। कब्ज, बवासीर, मोटापा, सांस फूलना, कैसे उसने 15-15 गोलियां भी रोज खाई हैं, कैसे उससे हाथ रोका ही नहीं जाता खाने पर। और ये अपनी छोटी छोटी शारीरिक और सामाजिक चिंताओं में उसका उलझे रहना, जैसे केक नहीं बना पाती क्योंकि मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती। ये सब जग्गा की आने वाली जो भयानक त्रासदी है, उसके साथ एक तीव्र विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है और दूसरी तरफ ये रोजमर्रा की मामूली परेशानियां हैं। जग्गा का जिक्र भी आता है ना कि वो केक भी अच्छा बनाता था पर खुद नहीं खाता था। कहता था, बीबी जी यहाँ केक खाऊंगा तो बाहर मुझे केक कौन देगा? उसकी ये बात भी जैसे दो अलग दुनियाओं के बीच की दीवार दिखाती है। निश्चित रूप से ये उस वर्ग की अपने आप में मगन रहने वाली दुनिया का चित्र है
जिसके लिए नौकरों का जीवन, उनकी भावनाएं, उनकी मुश्किलें वो ज्यादा मायने नहीं रखते। वो कहानी के मुख्य पात्र नहीं, बस हाशिए पर मौजूद किरदार हैं। उनका काम है मालिकों की जिंदगी को आसान बनाना। उनकी अपनी कहानी जैसे अप्रासंगिक है। और फिर कहानी एक सनसनीखेज मोड़ लेती है। कथावाचक आवाज धीमी करके धीरे बोल ऐसे कहते हुए एक राज खोलती है। बताती है कि कैसे उसने अपने देवर बिक्की को दोपहर में जग्गा की पत्नी सुरस्ता की कोठरी की तरफ जाते देखा था। और यहाँ कथावाचक की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। वो सिर्फ देखती है, अंदाजा लगाती है, शायद मनी मन ससुराल के माहौल को कोसती भी है। इनके घर में बदचलनी बहुत है, लेकिन करती कुछ नहीं। उसका तर्क वही पुराना, मुझसे मेरी जान नहीं संभाली जाती। ये जो निष्क्रियता है, ये उदासीनता, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, ये उस पूरे वर्ग की उदासीनता का प्रतीक बन जाती है, कह सकते हैं। मतलब वो जानती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर वो उसमें उलझना नहीं चाहती। बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती। बिल्कुल, वो अपनी आरामदायक दुनिया में कोई खलल नहीं चाहती। नतीजा ये होता है कि वो एक अनैतिकता की मूक दर्शक बन जाती है, और परोक्ष रूप से भागीदार भी। और यही निष्क्रियता उस विस्फोट का मंच तैयार करती है जो जग्गा की जिंदगी में होने वाला है। हाँ, और वो विस्फोट होता है उस दिन जब जग्गा घर लौटता है और बिक्की को अपनी कोठी से निकलते देख लेता है। सिर्फ एक ही शब्द निकलता है उसके मुंह से, बिक्की बाबू। फिर उसका मुंह जैसे बंद हो गया। उसे एक पल में शायद सब कुछ बदल गया। जग्गा एकदम पत्थर जैसा गुमसुम हो जाता है। ये जग्गा का मौन, ये चुप्पी, ये कहानी का शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे दर्दनाक हिस्सा है। शाम को जब मालिक मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहते हैं, वो हिलता तक नहीं। मालिक का गुस्सा, अपमान, बज्जात, बोलता क्यों नहीं, उसे कान पकड़कर बाहर निकालना, नौकरी से निकालने की धमकी, सब कुछ होता है। और कथावाचक का डर देखिए। वो सोचती है क्या मालूम जग्गे ने कोई छुरा नेफे में छिपा रखा हो, मतलब जो अपमानित हुआ है उसी से हिंसा का डर। लेकिन जग्गा फिर भी चुप रहता है, वापस जाके खाना बनाता है, और इतना अच्छा बनाता है कि मालिक खुश होकर उसकी तरक्की भी कर देते हैं। इस मौन के क्या मायने निकाले जाएं? कथावाचक तो मानती है कि वो मालिक के सम्मान के खातिर चुप रहा, बोला इसलिए नहीं कि इनके दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ वफादारी थी, या इसमें अपमान, क्रोध, बेबसी, अपने शोषण की एक गहरी समझ और ये एहसास कि इस व्यवस्था में बोलने का कोई फायदा नहीं, शायद नुकसान ही होगा, इन सब का मिला जुला नतीजा था ये मौन? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। कथावाचक बाद में कहती भी है, मैं तो अब भी कहती हूँ, बक देता तो बच जाता। पर क्या सचमुच बच जाता, या बोलना उसके लिए और घातक होता? कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर उसका ये मौन ही शायद उसकी नियति तय कर देता है। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुका था और बाहर से एकदम खामोश था। और ये खामोशी अगले दिन सुबह एक भयानक अंत पर पहुंचती है। जग्गा फ्रंटियर मेल के नीचे आकर जान दे देता है। कथावाचक उसे दीवार फांद कर भागते हुए देखती भी है, पर समझ नहीं पाती। बाद में अफसोस करती है, मेरी भी अक्ल मारी गई, मुझे सूझा ही नहीं कि वो क्यों भागा जा रहा है। और त्रासदी के बाद जो होता है वो समाज के ढोंग और शक्ति के खेल को और भी नगन रूप में दिखाता है। पुलिस आती है, मालिक बड़ी आसानी से कहानी गढ़ देते हैं कि जग्गा पिछले दिन से ही पगलाया सा लग रहा था। बिल्कुल। और कथावाचक का वो सुझाव कि बिक्की को कहीं बाहर भेज दो, उसे मालिक अपनी समझदारी से खारिज कर देते। बिक्की लापता हो जाता तो पुलिस को शक पड़ सकता था ना। कितनी ठंडे दिमाग से सोची गई लीपापोती है ये। हाँ, और फिर पुलिस अफसर जो मालिक का ताश का साथी निकलता है, उसकी मदद से मामला रफा दफा हो जाता है। जग्गा के रिश्तेदारों को 150 रुपए देकर चुप करा दिया जाता है। न्याय, सच, एक इंसान की मौत, सब गौण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है बस सामाजिक प्रतिष्ठा और अपनी सुविधा। व्यवस्था पूरी तरह से शक्तिशाली के पक्ष में काम करती दिखती है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब कथावाचक अपने पति को बिक्की की असलियत बताती है। और पति का जवाब तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहता है उसे पहले से पता था। तर्क देता है, जवानी में सभी बेवकूफियां करते हैं। और सवाल करता है, तुम क्या चाहती हो, भाई को पुलिस में दे देता? ये देखिए कैसे नैतिकता को पूरी तरह तख्त पर रख दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, पति बड़ी चालाकी से दोष का एक हिस्सा जग्गा की पत्नी सुरस्ता उस पर भी डालने की कोशिश करता है। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, औरत बढ़ावा देती है तभी मर्द बहकता है। ये पितृसत्तात्मक सोच का क्लासिक उदाहरण है।
वो मानसिकता जो अक्सर पुरुषों का पक्ष लेती है और मुश्किल हालात में भी औरत को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है। और सबसे दुखद बात यह है कि कथावाचक भी जैसे इन तर्कों के आगे हथियार डाल देती है। वो कहती है, मैं भी सोचूं, किसी के दिल की कौन जानता है, लड़की के दिल में चोर था या बिक्की के दिल में, भगवान जाने। वो भी उस लीपापोती का हिस्सा बन जाती है, शायद अपने मन को समझाने के लिए या शायद बस शांति बनाए रखने के लिए। हाँ, वो उस कहानी को स्वीकार कर लेती है जो उसके पति ने गढ़ी है, क्योंकि सच का सामना करना शायद ज्यादा मुश्किल होता। अपनी सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए वो भी समझौते कर लेती है। और फिर कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। कथावाचक वापस अपनी सहेली कमला से गपशप में लग जाती है, उसे खाना खाकर जाने को कहती है। जैसे जग्गा की पूरी कहानी, उसकी मौत, वो सब बीच में आया एक बुरा सपना था जिसे अब भुला देना है। जिंदगी वापस पटरी पर, पति ब्रिज खेलने चले जाते हैं, नौकर घंटी बजाने पर आते हैं, सब कुछ सामान्य। और अंत में उसका वो कहना, तुमने साग मीट का पूछा तो बीच में मुए जग्गे की बात चल पड़ी। ये मुए जग्गे की बात, ये कहना जैसे उस पूरी त्रासदी को, एक इंसान की भयानक मौत को एक मामूली असुविधाजनक किस्से में बदल देता है। एक इंसान की जान चली गई, लेकिन कथावाचक के जीवन में वो बस एक बात बनकर रह गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो साग मीट सिर्फ जग्गा की कहानी नहीं है। ये उस पूरे सामाजिक ताने बाने पर, उस वर्ग चरित्र पर, उस नैतिक खोखलेपन पर एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है जो बाहर से बहुत सभ्य और संस्कारी नजर आता है। बिल्कुल, कहानी दिखाती है कि कैसे वफादारी, मोह, सम्मान जैसे शब्द अक्सर शोषण को ढकने का बहाना बन जाते हैं। कैसे ताकतवर लोग सच को दबा सकते हैं और न्याय को खरीद सकते हैं, और कैसे आम लोगों की, हमारी आपकी उदासीनता और निष्क्रियता भी अन्याय को फलने फूलने का मौका देती है। कथावाचक की जो आत्ममग्नता है वो उतनी ही समस्याजनक है जितना विक्की का कृत्य या मालिक का झूठ। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए जरूर रह जाता है, जग्गा का वो मौन, क्या वो सिर्फ वफादारी थी या उस पूरी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के सामने उसकी बेबसी और हार मान लेने का प्रतीक था? क्या वो खामोशी एक तरह का प्रतिरोध थी, ये जानते हुए कि आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल। और क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से जग्गा मौजूद नहीं है जिनकी खामोशियां, जिनकी कहानियां हमारी इस भागती दौड़ती, अपनी चिंताओं में डूबी दुनिया में कहीं खो जाती हैं, अनसुनी रह जाती हैं? हाँ, इस कहानी पर और इन सवालों पर सोचने की बहुत जरूरत है। आज के इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है साग मीट की ये पड़ताल आपको कहानी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ और विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।